हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको पता है भाई, बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और उसमें से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। और मुझे लगता है बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए आज की क्लास हमारे पास लास्ट होने वाली है, क्योंकि हमने पहले आई थिंक 5 क्लास और 2 7 और आई थिंक शायद ये 8वां दिन होगा जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए। पहले उसमें आपको पता बीएससी 6 सेमेस्टर में हमारे पास 2 पेपर थे, है ना। जो दूसरा पेपर था हमारे पास आई थिंक रेडियो केमिस्ट्री वाला था, है ना, केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। तो उसमें हमने 100 क्वेश्चंस का पेपर लिया था और 100 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। उन सभी क्वेश्चंस के हमने कॉन्सेप्ट समझे थे, किस तरह से सॉल्व करना, किस तरह से टैकल करना, वो सारी चीजें जाननी थी। कुछ टॉपिक्स हमें आते नहीं है, लेकिन किस तरह से एलिमिनेट करके उनका आंसर हम निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हमने वहां पर जानी थी। अगर हम बात करें, जो पहला पेपर था हमारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, हमने इसको स्टार्ट किया तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 75, जिसमें से 50 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर में। भाई हर लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चंस किए थे, तो पिछले 2 लेक्चर में हम कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? 50 क्वेश्चंस। अभी हमारे पास ये जो चैप्टर अपना चल रहा है, इस पेपर में 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको हम आज खत्म कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो पेपर होगा वो भी हमारे पास ऑलमोस्ट हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई अब तक की जितनी भी क्लासेस रही हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो 50 क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यही था, जो H2Ni के साथ रिडक्शन करा रहे थे, सारे के सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है। ऑप्शन बी हमारे पास आ गया था ना। चलिए फिर इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक के, है ना। और ये अगर ये पेपर आपको किसी को चाहिए तो मैं इन पेपर्स को अपलोड कर दूंगा भाई आपका कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास क्या कर रहा है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, वैसे भी हमारे पास टाइम इतना ज्यादा है नहीं जो कि हम वेस्ट करें, ठीक है ना। वैसे भी बहुत सारी चीजें तो हम वैसे वेस्ट करते रहते हैं ना, पूरे साल पढ़े पढ़े नहीं पढ़े और फिर लास्ट टाइम पे देखते हैं भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाए तो बस कर दें। तो बस उसी चीज को सोचते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 51 हमसे क्या कह रहे हैं। एक हमारे पास रिएक्शन दे रखी है, इसका नाम है पायरोल, इसको हम पायरोल बोलते हैं भाई। दिस इज पायरोल। पायरोल का CH3CO का होल ट्वाइस O SnCl4, इसका जो काम होता है, इसका जो काम होता है SnCl4 हो सकता है यहाँ पर, या फिर आपका AlCl3 मोस्ट ऑफ द केसेस में पाया जाता है। इनका काम होता है हमारे पास एसिटाइलेशन। किसका काम होता है? एसाइलेशन बोल दो या एसिटाइलेशन बोल दो, मतलब COCH3 लगा देते हैं, जो पोजीशन नंबर कितने पे लगता है? 2 पर। ये 1 2 3 4 5 ये हमारे पास होते हैं। इसमें कौन लग रहा है हमारे पास? COCH3। याद रखना, अगर हमारे पास इस तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड आता है, साथ में AlCl3 आ सकता है या फिर H+ आ सकता है, SnCl4 आ सकता है, कोई भी लूसिड एसिड आ सकता है। उसके इसमें अगर ये लगता है तो उस रिएक्शन का जो नाम होता है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं, बस इतना याद रखना, बहुत सिंपल से। और देखो, अगर आपको नहीं पता कि सर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है या नहीं है, तो हम जो ऑप्शंस है उनसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 का जुड़ना। आपको दिख रहा है यहाँ पर NO2 जुड़ रहा है? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। सल्फोनेशन का मतलब होता है SO3H का जुड़ना। क्या आपको लग रहा है कहीं SO3H जुड़ रहा है? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। हेलोजनेशन का मतलब है हेलोजन का जुड़ना। कहीं लग रहा है आपको हेलोजन जुड़ रहा है? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। भाई आपको अगर आंसर नहीं पता है तब भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा आंसर था। चलिए फिर हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा? 52। क्या कह रहा है भैया? 52 हमसे ये कह रहा है भाई, ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इंडोल। इसका नाम क्या होगा? इंडोल नाम होता है। बेंजीन से, बेंजीन और पायरोल दोनों रिंग को अगर फ्यूज करता है तो हमारे पास क्या होता है? इंडोल होता है, ठीक है। इंडोल का हम CH3COCl SnCl, वही फ्रीडल क्राफ्ट टाइप की रिएक्शन है, उससे कराएंगे तो COCH3 जाके लग रहा है। अब उसने ये पूछा है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, ये वाला, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है? ये बता दो भैया बस। देखो, सब में इंडोल आ रहा है, सब में एसिटाइल आ रहा है, इसमें मिथाइल आ रहा है। मिथाइल आ रहा है तो मिथाइल तो है ही नहीं, इसमें मिथाइल तो है ही नहीं।
तो मिथाइल नहीं है तो ये तो खत्म कहानी, क्यों COCH3 है ना, खाली CH3 थोड़ी है। अब इसके अलावा इनमें से कौन सा नाम है ये बताना है भाई। नंबरिंग कर लो, क्या ही दिक्कत है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बस ये तो करना है। जब ये करना है तो हमारे पास हम बोल सकते हैं भाई कि अगर आपके आगे की नंबरिंग नहीं पता, आप पायरोनिक पर नंबरिंग करोगे भाई। देखो 1 2 3 कौन से नंबर पे जाके लग रहा है भाई, 3 पे, 3 पे जाके लग रहा है तो सर 3 एसिटिल इंडोल इसका नाम हो जाएगा। सिंपल सा नाम था, केवल और केवल नाम पूछा था और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं अब अपने 53 पे। ओके ठीक है सर, 53 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है इन द रिएक्शन गिवन बिलो। ये हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी, ठीक है, KMnO4 373 केल्विन पर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर इसको हीट करा रहे हैं, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसमें बताओ क्या इसमें ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन दोनों हो रहा है, या केवल रिडक्शन हो रहा है, या फिर ये सारी चीजें हो रही है, ए बी सारा, या इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे जरा इसके बारे में सुन लो। देखिए चलो इस रिएक्शन को मैं कंप्लीटली करा ही देता हूँ। इधर देखो, अब इधर देखिए, इधर देखिए आप, ठीक है। एक है अपने पास बेंजीन, और इधर है अपने पास पायरिडीन रिंग। यही है ना, एक बार देख लो, ठीक है यही है। इसका नाम होता है एक्चुअल में क्यूनोलाइन, इसका नाम क्यूनोलाइन है। और आई थिंक हो सकता है आप पिछले जो क्वेश्चंस किए थे वहां पर भी इसका नाम आया, ठीक है, क्यूनोलाइन इसका नाम है, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यूनोलाइन नाम है। ओके अब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं किसके द्वारा, KMnO4, KMnO4 दे रखा है, हाँ सर KMnO4 दे रखा है, और वो भी कितने पर, 373 केल्विन टेम्परेचर पर, 373 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर ना भी दे रखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब KMnO4 का काम होता है ऑक्सीडेशन करने का, किसका काम होता है, ऑक्सीडेशन। अब होता क्या है, इनमें से दोनों में से जिस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे, आपको बताने की कोशिश करूं, यहां पर और यहां पर, इन दोनों में फर्क क्या भाई, यहां पर नाइट्रोजन लगा हुआ है और नाइट्रोजन लगाए तो वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो यहां पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रह जाएगी भाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, तो कंपैरेटिवली इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाली रिंग की हो जाएगी, और जिस वाली रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन हो जाना है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा रिंग, यहाँ पर तो नाइट्रोजन है, ये रिंग बन जाएगी। ओके इधर COOH और इधर भी COOH, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से हमारा बन जाता है, क्योंकि आपको पता है दोनों जगह से टूटा है तो 2 आ जाएंगे। इसके बाद उसने क्या किया, हमारे में सेकंड नंबर पर वापस से हीट कर रखा, सेकंड नंबर पर वापस से हीट कर रखा, कर दो सर। हीट करेंगे तो जो नाइट्रोजन के पास होगा वो वाला CO2 यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और निकलने के बाद यहां पर क्या बन जाएगा भाई, COOH, ठीक है ये हुआ। अब एक्चुअल में इस पूरी रिएक्शन में क्या हुआ सर, यहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसके बाद क्या है, यहां क्या हुआ सर, यहां कौन निकल के गया है, CO2, CO2 निकलने को बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या हुआ, इसमें पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है फिर डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्या कहीं पर कोई रिडक्शन हो रहा है, क्या कहीं पर कोई रिडक्शन हो रहा है, नहीं सर कोई रिडक्शन नहीं है, तो रिडक्शन नहीं है तो C भी खत्म हो गया। ऑप्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन, पहले ऑक्सीडेशन उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन, तो ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके सर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 तो इधर ही है, ठीक है। ये कहना भैया ऑन ऑक्सीडेशन
आइसोप्रोपाइल एल्कोहल गिब्स, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्या देगा? अरे वाला सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्या होता है? CH3CH3। सर इस कार्बन से दोनों तरफ सेम CH3 लगे, सेम मतलब आइसो है, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन है, OH लगा दो एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इसको हम कह देंगे। ठीक है सर, इसका करना अपन को ऑक्सीडेशन, आप यहाँ पर PCC डाल दो या फिर यहाँ पर CrO3 डाल दो। भाई ये ऑक्सीडेशन करने के बाद, ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, तो यहाँ से हाइड्रोजन दोनों निकल जाने हैं और निकलने के बाद बन जाना है ये भाई एक H यहाँ से एक H यहाँ से, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन गया हमारे पास? कीटोन। और क्या नाम है इस कीटोन का? एसीटोन। तो आप अपना ऑप्शन देखो भाई, क्या अपने ऑप्शन में है एसीटोन? सर पहली बात तो ईथर बन नहीं सकता, इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड बन नहीं सकता, एथिलीन बन नहीं सकता, इकलौता ऑप्शन दैट इज एसीटोन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 55 पर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ निकोटिन? निकोटिन का केमिकल, ये तो डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन हुआ। C10H14N2, यही हमारे पास निकोटिन का फॉर्मूला हो जाएगा, तो तंबाकू में जो यूज किया जाता है ना, निकोटिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? C10H14N2 होता है। और आप क्वेश्चन एलिमिनेट करने की कोशिश कर देखो, C6H12O6, ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये सर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है, कार्बोहाइड्रेट है ना। C12H22O11 हो नहीं सकता, क्यों? सर ये जो फॉर्मूला है वो किसका है? चीनी का, मतलब सुक्रोज का, माल्टोज का, लैक्टोज का फॉर्मूला होता है। C8H10N4, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्चुअल में प्यूरिन बेस का फॉर्मूला होता है, जो DNA में होता है ना, प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस, तो प्यूरिन बेस का फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, डी वाला, बी वाला, ठीक है ना। तो ये तीन हो नहीं सकते, तो इकलौता कौन सा ऑप्शन बचा? ए। और आपको याद भी रहना चाहिए C10H14N2 हमारे पास किसका फॉर्मूला है? निकोटिन का फॉर्मूला है। ओके, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 के साथ। क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 56? वो कह रहा है भाई, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हेटेरो एटम इन थायोफिन एंड पायरोल? भाई पायरोल और थायोफिन में कौन कौन से एटम है जो प्रेजेंट है? तो मैं आपको एक चीज करता हूँ, चलो एक चीज कर लो, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। देखो, आपको कुछ स्ट्रक्चर याद रखने, एक ये, ये तीन तो ये याद रखने, इसके अलावा एक ये भी, ठीक है। और याद रखना आपको एक ये, ऐसे बना सकते हैं, बस इनके नाम याद रखना है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में यही पूछे जाने हैं आपसे एग्जाम में, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसको बोलते हैं पायरोल, इसको बोलेंगे हम पायरोल, ठीक है ना। इसको बोला जाता है फ्यूरॉन, इसको बोला जाता है थायोफिन, इसको बोला जाता है पायरिडीन, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर मैं पायरोल से एक बेंजीन रिंग जोड़ दूं, ये पायरोल है एक्चुअली, इस पायरोल से मैंने क्या कर दिया, बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दिया, तो इसका नाम हो जाता है इंडोल, जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, इंडोल, ठीक है ना। अगर मैं जो हमारे पास पायरिडीन है उससे बेंजीन रिंग को फ्यूज कर देता हूँ 1-2 पोजीशन पे, जो भी ये हमारे पास दे रखी है, इस पोजीशन पे हम क्या कर देते हैं, इसको फ्यूज कर देते हैं, तो इसका नाम होता है क्यूनोलाइन, क्विनोलाइन, सबको एक साथ ही कर देता हूँ। नाइट्रोजन इसकी जगह यहाँ पर 1 की जगह नाइट्रोजन है तो क्विनोलाइन, 2 पे नाइट्रोजन आ रहा है तो इसको बोलते हैं आइसोक्विनोलाइन। बस इतना करना और कुछ नहीं करना, खत्म था, ये याद रखना है।
अब यहाँ से हमें जो क्वेश्चन पूछा है ना वो देख लो। उसने कहा भाई हेटेरो एटम बताना थायोफिन और पायरोल में। जरा देखो इधर, थायोफिन में हेटेरो एटम सल्फर है, पायरोल में नाइट्रोजन है, बस इतना ही करना और कुछ करना ही नहीं भी। उसने हमसे कहा भैया बता दो, क्या बता दो कि थायोफिन में कौन होगा, सल्फर, पायरोल में कौन होगा, ऑप्शन होगा नहीं, सल्फर नाइट्रोजन मतलब सी हो जाएगा, सल्फर थायोफिन में और नाइट्रोजन पायरोल में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 75 पे, सॉरी 57 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फायर मेंबर, फायर, अरे फायर मेंबर का फाइव होगा, फाइव मेंबर में से कौन सी रिंग पंच सदस्य, ठीक है, फाइव मेंबर रिंग पूछ रहे, वो मिसमेंट हो गया, फायर कर दिया उसने, फाइव मेंबर रिंग। फाइव मेंबर रिंग कौन सी बताओ, कौन सी फाइव मेंबर रिंग नहीं है, नॉट पूछ रहा है, तो कौन सी नहीं है, पायरोल अभी देखी थी है, फ्यूरान है, थायोफिन है, पिरिमिडिन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, अपने पास ऑप्शन हो जाएगा पायरिडीन, क्योंकि ये फाइव मेंबर रिंग नहीं है, उसने नहीं पूछा है। अभी खुद देख लो भाई, इधर देखो, अपने क्या पढ़ा था, पायरोल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फाइव मेंबर रिंग है ना तीनों, पायरोल फ्यूरान थायोफिन, पायरिडीन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर पायरोल लो, फ्यूरान लो, थायोफिन लो, सब फाइव मेंबर रिंग है, एक इकलौती नहीं है इसमें, कौन, पायरिडीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पे पहुंच जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 58 पे जैसे हम पहुंचे, हमसे कहा जा रहा है, बताइए भैया, क्या बताइए, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टर्मेरिन, सॉरी टैमरिन, टैमरिन मतलब इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये तो बचपन से पढ़ते चले जाता है ना भाई, कि जो हमारे पास इमली है वो खट्टी होती है, खट्टी मतलब किसकी वजह से, एसिड की वजह से होती है, कौन सा एसिड पाया जाता है, सर बचपन से पढ़ते चले आए सर, टार्ट्रिक एसिड होता है, कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इमली के अंदर, टैमरिन के अंदर, इमली में पाया। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है सर, सिट्रिक एसिड की जरा सुन लो, अगली बार हो सकता है सिट्रिक क्या पूछ लो, सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में, सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है ना, नींबू संतरा टाइप की जो एक ही वैरायटी होती है ना, इन सब में हमारे पास सिट्रस फ्रूट पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। आगे जैसे अगर आप बात करें सर मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सेब के अंदर, तो सेब होता है, सेब के अंदर जो एसिड होता है दैट इज मैलिक एसिड होता है। ग्लाइकोलिक एसिड की अगर हम बात करें, जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो कहाँ पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट का एसिड है, एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। जैसे कच्चे फल होता है ना वहां पर, जैसे कच्चे अंगूर है, अनराइप जो ग्रेप्स होते हैं, कच्चे अंगूर होते हैं वो थोड़े खट्टे होता है ना, तो उसके अंदर जो एक्चुअल में एसिड होता है वो ग्लाइकोलिक एसिड होता है, या गन्ने के अंदर, चुकंदर के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर जो जहाँ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ एसिड जो होता है वो हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखना है। इसके साथ हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ। उसने पूछा भाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन आइसोक्विनोलाइन, आइसोक्विनोलाइन में पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे, अरे भैया लो वापस यहीं पहुंच जाते हैं, इनमें सब में पाई इलेक्ट्रॉन निकाल दो, चलो पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो देखो कितने होंगे, एक देखो एक बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं, तो 2 4 6 यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, याद रखिए, क्योंकि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो जहां लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पर बार बार चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में। 2 4 6 सर यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अब ये नहीं बोलना कि सर यहाँ 2 लोन पेयर, केवल जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होंगे, देखो डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल, ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है, ये कॉन्जुगेशन से बाहर है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, याद रखना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी डबल सिंगल डबल, तो कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाले को काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये रिंग से बाहर पहुंच गए। इधर देखो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, इस तरह से आ रहा पूरा, 2 4 6 8 10 कितने हो गए सर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, इधर 2 4 6 8 10 कितने हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये वाले लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, बाहर जा रहा है, ये वाले लोन पेयर काउंट होंगे क्योंकि ये अंदर कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं। इधर भी 2 4 6 8 10 ये वाले लोन पेयर काउंट नहीं होंगे, कितने हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। याद रखना ये सारे के सारे जितने भी कंपाउंड है, अगर एरोमेटिसिटी से कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से आंख बंद करके इनमें से कोई भी होता है तो आप उसको एरोमेटिक टिक कर सकते हो, ये सारे के सारे एरोमेटिक ही होता है। ठीक है, इधर आ जाओ, क्या पूछा भाई आइसोक्विनोलाइन में कितने कितने हैं 10, तो आप खुद वैसे भी याद रखो
ये ऊपर वाली लाइन वाले सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन है और इन सब में 10 पे इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए भाई हमसे क्या पूछ रहा है, आइसोक्विनोलाइन ना, तो आइसोक्विनोलाइन है तो हमारे पास 10 पे इलेक्ट्रॉन डन, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ 60 के साथ आता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? Which of the following is best protecting for डाइथाइन? डाइथाइन के साथ बेस्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन सा होगा? क्या कार्बोनिल होगा, क्या हाइड्रोक्सिल होगा, क्या एस्टर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो देखिए भाई पहले तो बता दिया जाए आपको, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर हम रिएक्शंस एक्चुअली करते हैं, वहां पर बहुत यूज किया जाता है। हमारे पास में कोई भी मान लो C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल ग्रुप है। डाइथाइन का मतलब होता है 1 2 3 1 3 1 2 3 ऐसा ना, तो 1 पे हमारे पास SH लगा है, 3 पर भी SH लगा है। ये एक्चुअल में रिएक्शन करते हैं, यहां से H2 लेके फरार, और H2 लेके फरार होने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन बन जाती है, इधर S इधर S और ये हमारे सॉरी ये हमारे पास कंडीशन बन जाती है। तो ये हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हाइड्रोक्सिल की बात करो तो नहीं कर पाएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर सीधा सीधा बोलो कि कहीं भी अगर हमारे पास डाइथाइन आता है, और स्पेशली इसमें भी 1,3 डाइथाइन बोलते हैं इसको, तो वो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हाइड्रोक्सिल एस्टर की बस की बात नहीं होती। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61, और क्वेश्चन नंबर 61 हमसे कह रहा है भाई, क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलिन। मॉर्फोलिन क्या याद रखना, मॉर्फोलिन में 2 बॉन्ड पाए जाते हैं भाई, एक तो Na और एक मतलब NH बोल सकते हैं इसको, NH, और एक O। ये दोनों बॉन्ड एक में होंगे, वो भी 1,4 पोजीशन पर। कितनी पर? 1,4। यहाँ पर खाली Na हो नहीं सकता, खाली Na हो नहीं सकता, 2 सल्फर है नहीं, एक N एक O, और वो भी 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 4 पे है, इसलिए ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा। बस इतना याद रखना, और कुछ है नहीं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, दैट इज 62, और क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है भाई, देख लो। Which of the following compound is एस्प्रिन? एस्प्रिन क्या है भाई? एस्प्रिन हमारे पास एक दवाई होती है, ड्रग होता है ना, जो हमारे पास बुखार वगैरह में काम आता है ना, बुखार थोड़ा दर्द होता है, अटकल वगैरह ऐसा होता है। अब जैसे पैरासीटामोल होता है, पैरासीटामोल का ही भाई बंद होता है एस्प्रिन। और एस्प्रिन एक्चुअल में इनमें से कौन सा, वो जानना है तो मैं आपको बता दूं, कभी कभी एस्प्रिन की ना प्रिपरेशन पूछ लेता है, कई बार एस्प्रिन की प्रिपरेशन भी पूछेगी, तो याद रखना आपके पास में ये रिंग है, ठीक, यहां पर है COOH और यहां पर है OH। ओके सर, इसको कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, ओके। इसका अगर आप कराते हो एस्ट्रीफिकेशन, ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास? एस्ट्रीफिकेशन होगी। अगर आप इसका एस्ट्रीफिकेशन कराते हो, एस्ट्रा बनवाओगे, तो आपको इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी CH3 C डबल बॉन्ड O COCH3, और साथ में कोई भी एसिड डाल दो। इसको आप CH3 CO का होल ट्वाइस O भी लिख सकते हो, जो अभी पहले करवाया था, ठीक है। होता क्या है भैया, होता ये O नेगेटिव H प्लस होता है, ये नेगेटिव आता है, यहाँ अटैक करता है, इसको बाहर फेंक देता है, और बाहर फेंक देता है, क्या बन जाएगा भाई? हम कहेंगे सर ये बन जाएगा, हम कहेंगे सर ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा जरा बताओ? हम कहेंगे सर ये बन जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जाके किससे जुड़ेगा? इस कार्बन से, C डबल बॉन्ड O, और O किससे जुड़ जाएगा? CH3 से। बाकी भाई जो ऑक्सीजन इधर निकल के गया है, CH3COO, CH3COO से कौन लग जाएगा? ये वाला H। तो भाई ये जो बना है ना, यही है एस्प्रिन, यही है एस्प्रिन, याद रखना आपको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड तो है, सैलिसिलिक एसिड तो है, लेकिन उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ गया है? एसिटाइलिन या एसिटिल ग्रुप जुड़ गया है, याद रखना, एसिटिल ग्रुप जुड़ गया है। तो इसको हम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब अपने ऑप्शन को चेक कर लीजिए, क्या इसमें है या नहीं। मिथाइल सैलिसिलेट बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड तो है ही नहीं, उससे तो बनता है। फेनिल सैलिसिलेट ये भी नहीं बोलेंगे। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, डी हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा, जो कि एस्पिरिन के लिए पूछा। ठीक है,
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 62 अपने पास हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है भैया? What is the sorry which of the following reaction can produce ketone? कीटोन कौन बनाता भैया? ऑक्सीडेशन की अगर बात होती है या हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन की स्पेशली, तो याद रखना कि हमारे पास अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, तो वो हमारे पास एल्डिहाइड देते हैं, याद है आपको? ठीक है, बहुत बार बता भी चुके हैं। और 2 डिग्री एल्कोहल है तो वो क्या देगा? कीटोन देता है। तो ऑक्सीडेशन की चेक करके देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो हमारे पास एल्डिहाइड बनता भी है। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन का नामो निशान नहीं होगा, हमें कीटोन चाहिए। ये डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रो हेलोजनेशन है और ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी। हाँ जी, बस ठीक है, मिल गया ना अपने को, मिल गया ना अपने को। सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन करने के बाद कीटोन देता है, अपन को कीटोन ही चाहिए, तो ऑप्शन डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 के साथ चलते हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर 64 हमसे ये कह रहा है भैया, एसिटिक एसिड जो अपने पास है, एसिटिक एसिड का मतलब होता है CH3COOH, ठीक है, इज मैन्युफैक्चर्ड, इसको बनाया जाता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? ओए, किसके फर्मेंटेशन से CH3COOH जो होता है वो बनाया जाता है, ये बताना है किसके फर्मेंटेशन से। क्या उसको हम इथेनॉल के फर्मेंटेशन से बना सकते हैं, मिथेनॉल से बना सकते हैं, इथेनॉल से बना सकते हैं, मिथेनॉल से बना सकते हैं? तो चलिए इसको जान लेते हैं। एक प्रोसेस होती है मेरे पास, और उस प्रोसेस का नाम होता है क्विक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। ठीक, उसका प्रोसेस का नाम हाँ, क्विक विनेगर प्रोसेस उसको बोलता है, क्विक विनेगर प्रोसेस। इधर से इधर बताते हैं, चलो। क्विक विनेगर क्विक विनेगर प्रोसेस, इसमें क्या होता है भाई? मैं आपको बताऊं, इस प्रोसेस में क्या होता है, विनेगर बनाया जाता है। विनेगर मतलब सिरका, सिरका मतलब एसिटिक एसिड उसमें होता है, इसलिए उसको विनेगर बोल देते हैं। तो एसिटिक एसिड बनाया जाता है, और वो भी किससे बनाया जाता है? हम लेते हैं एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल। इसका फर्मेंटेशन करते हैं ऑक्सीजन से, साथ में यहाँ पर बैक्टीरिया डाल देते हैं। बैक्टीरिया कौन सा सर? बहुत सारे एसिडो एसिटेट, मतलब कई सारे टाइप के एसिटिक एसिड बैक्टीरिया है, मतलब इससे रिलेटेड कुछ बैक्टीरिया होता है, उनको डाल दिया जाता है, और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH में, प्लस H2O यहाँ से निकल जाता है। कुल मिलाकर हमें एसिटिक एसिड मिलता है, और वो किस प्रोसेस में मिलता है? क्विक विनेगर प्रोसेस में। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, क्विक विनेगर प्रोसेस के अनुसार जब हम फर्मेंटेशन से एसिटिक एसिड चाहिए, तो वो किससे मिलता है हमारे पास? एथिल एल्कोहल या फिर इथेनॉल, इथेनॉल से मिलता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन कह रहा भाई है इथेनॉल, पहला ही ऑप्शन है इथेनॉल। मिथेनॉल की बस की नहीं, उसमें तो एक ही कार्बन होता है, इथेनॉल एल्डिहाइड हो जाए, मिथेनॉल भी एल्डिहाइड हो जाए, तो ऑप्शन ए हमारे पास सही हो जाना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 65 के साथ। कह रहा सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रो एल्केन? अरे नाइट्रो क्या, नाइट्रो एल्केन होता है। नाइट्रो एल्केन मतलब आर से कौन लगा हो, एल्केन मतलब सॉरी, नाइट्रो मतलब RNO2, ये नाइट्रो ग्रुप जो लगा है उसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कुल मिलाकर। ये नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन में सिंगल कहाँ होता है? ये तो खत्म कहानी भाई, बेंजीन तो आएगा नहीं। एनिलीन नहीं हो सकता रे, एनिलीन में रिंग आ जाती है बेंजीनिक। फिनॉल इसमें भी आया, नाइट्रोमीथेन इकलौता बचा, मीथेन मतलब CH3NO2, ये हो जाए, तो ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इज शोन भाई देखो एक चीज, ब्रोमाइड से याद रखना है एमाइड, एमाइड मतलब C+O NH2, सर यहाँ पर C+O NH2 हो मतलब एमाइड हो, वहां पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, वरना कहीं नहीं होती। तो कहां पर CONH2 होगा? पहले में दिख रहा है CONH2, बाकी में खाली NO2 नहीं, NH2 नहीं, नन तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए हमारे पास हो जाएगा
ArCONH2। यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है। जरा एक बार बता देता हूँ एक्चुअल में, एक छोटी सी चीज इसके बारे में जान के चलना, और वो ये है, अगर मान लीजिए आपके पास में कहीं पर भी RCONH2 है, ठीक है, ये एमाइड होता है अपने पास, एमाइड होता है, डायरेक्ट याद रख लो। अगर कहीं पर Br2 दिख रहा है, साथ में साथ उसमें बेस डाल रखा है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा RNH2 बना दे। प्रोडक्ट पूछे, एमीन बनेगा, CO को खा जाओ। इसलिए इसको बोला जाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड, क्योंकि ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है। ब्रोमामाइड मतलब एमाइड है, इसलिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मतलब टूटना, तो टूटकर CO यहां से निकल जाता है, इसलिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन याद रखनी है। इस तरह से प्रोसेस, यानी इस तरह से रिएक्शन होती है। चलिए तो सिंपल ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे करा भाई, बताइए, इन विच स्ट्रक्चर इज सोन एज, ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, इंडोल है? नहीं, इंडोल क्यों नहीं है सर? इंडोल तो ये होता है कि अपने पास रिंग होती है, उसमें हम क्या जोड़ दें, उसमें हम सर पैरोल को जोड़ दें तो इंडोल बन जाता है। इसमें तो पैरोल है ही नहीं, इसमें तो पैरोल है नहीं। अच्छा, पैरोल नहीं है, बेंजो फ्यूरान है क्या? बेंजो मतलब बेंजीन है, फ्यूरान मतलब फ्यूरान ही तो है ना। अगर ऑक्सीजन लगाते हैं फ्यूरान, नाइट्रोजन लगाते हैं पैरोल, सल्फर लगाते हैं थायोफिन, अभी बताया था। पैरोल है वो सॉरी फ्यूरान है, इसलिए क्या हो जाएगा, बेंजो फ्यूरान। कार्बन, चलो ये है नहीं तो ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंजीन से पैरोल जोड़ दो, बेंजो पैरोल बोलते हैं, बेंजो फ्यूरान हो जाएगा, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। बेंजो पैरोल का ही नाम इंडोल होता है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टोबैको इज, भाई तमाकू, तमाकू किससे मिलता है? अभी तो बताए थे हम, तमाकू जो मिलता है वो निकोटिन, मतलब निकोटिन इसमें डाला जाता है ना, तो उस पेड़ का जो नाम है वो दैट इज निकोटियाना टोबैकम। जहां से हमारे पास तमाकू मिलता है उसका नाम क्या है, निकोटियाना टोबैकम होता है, याद रखना, ठीक है। ओके, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, द केमिकल बिहेवियर ऑफ एल्कलॉइड इज, एल्कलॉइड का केमिकल, देखो एल्कलॉइड में हमेशा एक चीज है, दुनिया का कोई भी एल्कलॉइड हो वहां पर नाइट्रोजन जरूर मिलता है, नाइट्रोजन मिलेगा तो उस पर लोन पेयर मिलेंगे, लोन पेयर मिलेगा तो लोन पेयर दे सकता है, और जो दे सकता है उसको हम बोलते हैं बेस। इसलिए हमेशा के लिए याद रखो, एल्कलॉइड ऑलवेज बेसिक नेचर के ही होते हैं, खत्म कहानी, बस सिंपल सी कहानी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 70 हमसे क्या कह रहा है, which of the following carbonyl compounds can be prepared from रोजनमोड रिएक्शन। भाई रोजनमोड रिएक्शन क्या होती है सर, अपने पास रिंग होती है, ओके, यहाँ C डबल बॉन्ड O और उससे Cl लगा देते हैं, है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन हम कराएंगे किससे, H2 के साथ करा देंगे, ठीक है सर। किसके प्रेजेंस में कराएंगे, इसके प्रेजेंस में कराएंगे PD पैलेडियम, और साथ में होगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। क्या होगा भैया, कुछ ना होगा, बीच में से बॉन्ड टूट जाएगा, H इधर HCl निकल जाएगा, और इस रिंग से कौन लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O से लग जाएगा H, जिसका बड़े बड़े अक्षरों में नाम होता है, क्या नाम होता है, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होता है, बेंजल्डिहाइड नाम होता है। तो मिथेनॉल बनेगा नहीं भैया, इनका कोई काम नहीं है, बेंजल्डिहाइड इसका राइट आंसर हो जाना, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड DMF, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, इसका नाम होता है डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। मतलब फॉर्मेमाइड का मतलब होता है HC डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ये फॉर्मिक एसिड होता है, ये क्या होता है, फॉर्मेमाइड। लेकिन इसने बोला DMF, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, मतलब इससे हम 2 मिथाइल जोड़ दें तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, मतलब DMF इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या करना भाई, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसका मतलब क्या, फ्यूरान क्या होता है भाई, फ्यूरान होता है ये, फ्यूरान होता है ये, है ना। अब इसने बोला टेट्राहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो को मतलब 4 जगह हाइड्रो लगानी है, 1 2 3 4। जब हाइड्रोजन लगाएंगे, जब इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये टोटली हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, यहाँ पर सब पे हाइड्रोजन लग जाएगा तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे,
तो इसने पूछा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये तो साइकिल में था नहीं तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, THF साइकिल में होता है तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाए, तो ऑप्शन बी हमारे पास सही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, एट रूम टेम्परेचर फॉर्मेल्डिहाइड इज, फॉर्मेल्डिहाइड रूम टेम्परेचर गैस फॉर्म में होता है भाई, जितने ज्यादा कम कार्बन है वो गैस में मिलेंगे, कार्बन बढ़ते जाएंगे वो लिक्विड होते जाएंगे, और ज्यादा कार्बन बढ़ेंगे वो सॉलिड होते जाएंगे। आपको पता है, क्या पता है भाई, फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन होता है, एक कार्बन का हमेशा गैस फॉर्म में मिलेगा, तो ऑप्शन ए हो जाना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 73, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा भाई, एथिल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद AgNO2 इज, एथिल क्लोराइड क्या होता है, C2H6Cl है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे AgNO2 से, क्या बन जाएगा सर, C2H5NO2 बन जाएगा। क्या रहा है भाई, इथाइल नाइट्राइड बनेगा, हाँ हाँ बनेगा, तो ये इथाइल नाइट्राइड ही तो इसका नाम है, नाइट्राइड, नाइट्रोइथेन बनेगा, इथाइल नाइट्राइड बनेगा, नाइट्रोइथेन, और ये मिथाइल नाइट्राइड तो है नहीं, नाइट्रोमिथेन है नहीं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये एक्चुअल में हमारे पास बनेगा इथाइल नाइट्राइड ही बनेगा। ओके, इसमें ऐसा होता है Ag हमेशा उल्टा चलता है, याद रखना, तो यहाँ पर ONO लगता है, क्या लगेगा, ONO, तो यहाँ पर इथाइल नाइट्राइड इसका सही आंसर हो जाएगा। NO2 में नाइट्रो बनता है और ONO में नाइट्राइट होता है, तो इसलिए नाइट्राइट, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, नहीं, आप यहाँ पर ONA होगा, ठीक है यही होगा, एक बार फिर से हम चेक करके एक बार देखेंगे, हालांकि यही हमारे पास आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, एरोमेटिक के लिए अभी भी बता दिए थे, अगर इनमें से कोई भी आता आप आंख बीच के एरोमेटिक लगा दो तो ये हमारे पास एरोमेटिक हो जाएगा, पायरिडीन दे रखा है, ठीक है। अगला, हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट आर देयर इन मोनोटर्पिन, हमने बताया था मोनोटर्पिन में कितने कार्बन आते हैं 10, बाइटर्पिन में कितने आते हैं 20, ट्राइटर्पिन में कितने आते हैं 30, सेस्क्यूटर्पिन में कितने आते हैं 15, है ना, और सेस्टरटर्पिन में कितने आते हैं 25, ये बताया था। मोनो मतलब 10 वाले से पूछा है, एक आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन आते हैं, तो एक मोनोटर्पिन में कितने आइसोप्रीन यूनिट हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारे पास हो जाना है, ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो यहीं पर खत्म हो जाएगी, और इसके अलावा हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में, है ना। एक जरा, हाँ ठीक है भाई, एक चीज यहाँ पर क्लियर कर लेना, जो अभी जैसे हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर ये NO2 ही लगेगा, वहां पर NO2 ही लगेगा, तो नाइट्रोथेन ही बनेगा, ठीक है, नाइट्रोथेन बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना, बी ऑप्शन। ओके भाई, सो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग ऑल द रिवीजन क्लासेस, यहाँ तक आप हमारे साथ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और उम्मीद बस इतना करते हैं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हों, मतलब सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे हों, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। हम और हाँ एक ही उम्मीद करना चाहेंगे, बस आप हमसे भी जुड़े रहें, आप बाकी लोगों को भी जोड़ते रहें, ताकि हमको भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। और चलो मिलते हैं किसी न किसी अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आफ्टर BSc अगर आप IIT JAM के लिए वैसे प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो फिर आपके लिए ऑलवेज ये चैनल आपके लिए अवेलेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम ग्रेजुएशन के लिए पढ़ा रहे हैं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर हम IIT JAM, CSI या नेट और गेट की प्रिपरेशंस को भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल उसका फाउंडेशन बैच पूरा का पूरा स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब चला ही रहे, तो बाकी उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम आपको साथ मिलते रहेंगे। चलिए फिलहाल बस इतना बहुत है, काफ़ी है, धन्यवाद। आप लोग जुड़े, बस बाकियों को भी जोड़ो, इतना ही बस मांगते हो और कुछ नहीं, बाकी ठीक है। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।